नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए यहां पर जेटेट परीक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस 30 मार्क्स में आप 30 में से 28, 29 या 30 लाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए JCERT जैक की किताब को पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक दिया गया है। तो हम आप सभी के लिए यहाँ पर JCERT जैक की किताब से टॉपिक को निकाल करके हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं और आपको देते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो CDP का हो, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य सब्जेक्ट जो भी हो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नोट्स PDF और साथ में वीडियो क्लासेस दी जा रही है। तो 1 से 5 के शिक्षक की संपूर्ण तैयारी जो है आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके 500 रुपये में करवाया जाता है और 6 से 8 की भी तैयारी आपको 500 रुपये में करवाया जाता है। मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल पर्यावरण अध्ययन का हमको संपूर्ण नोट्स चाहिए और उसका वीडियो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये लगेंगे और आप यहाँ से पर्यावरण अध्ययन लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप कम पढ़ करके यहाँ से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इसके आगे भी जैक का परीक्षा हुआ है, जहाँ से पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारे प्रश्न एक चैप्टर से 2 प्रश्न भी आए हुए थे। जैक ने अपने ही किताब से पूछा था, उसी किताब का हम यहाँ पर नोट्स आपको बना रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं वीडियो में। देखिए हम आपके लिए यहाँ पर हरियाणा टेट जो 2020 में हुआ था, यानी हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2020 के पर्यावरण अध्ययन में जो प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों को लेकर के हम आए हुए हैं। ठीक है, तो अभी देखिए क्या चल रहा है। आपको हमने यहाँ पर जेटेट का क्वेश्चन बैंक एक बनाया है, जो क्वेश्चन बैंक आपको हम चला रहे हैं, जिसमें जेटेट के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हुई है, उन सभी का प्रश्न पत्र आपको EVS का यहाँ पे मिल रहा है। उसके साथ साथ सारे सब्जेक्ट का भी रहेगा, लेकिन इसमें आप EVS का देख सकते हैं। और जेटेट की तरफ से EVS का जो GK GS हटाकर न्यू सिलेबस लागू किया, उसका भी हमने टोटल हैंड रिटेन नोट्स, PDF और वीडियो सारा कुछ बना दिया है। ये तैयार हो गया है। अब आपका क्वेश्चन बैंक चल रहा है। इसकी समाप्ति के बाद नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट होंगे। तो जो शिक्षक केवल EVS का नोट्स, PDF, वीडियो सारा कुछ चाहते होंगे, उनको 150 रुपये में यहाँ से मिल जाएंगे हैंड रिटेन नोट्स, जो कि JCERT जैक की किताब को बना हुआ है। आप यहाँ से लेकर के तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हरियाणा टेट में 2020 में किस तरह का EVS के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है, प्राणियों की संकटाग्रस्त जातियाँ हुए हैं, संकटाग्रस्त जातियों में किनको रखा जाता है? जो अन्य जातियों के लिए खतरनाक है, जो विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है, जिनकी संख्या कम हो गई है, जिनके लुप्त होने का खतरा है। ठीक है, तो देखिए संकटाग्रस्त जातियों में वैसे जातियों को रखा गया है जिनके लुप्त होने का खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, और इनके लिए IUCN द्वारा एक प्रमाणित एक पुस्तक भी लिखा गया है, जो रेड डाटा पुस्तक है। ठीक है, तो रेड डाटा पुस्तक में लुप्त जातियों के रखने का बताया गया है। तो संकटाग्रस्त जातियां में वे जातियां होती है जो लुप्त होने के कगार पर है या जो लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होने का तथ्य इस पर आधारित है कि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है, वर्ष में पृथ्वी की परिक्रमण गति बदलती रहती है, वर्ष में पृथ्वी का अक्ष बिंदु विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, गर्मियों में पृथ्वी सूर्य के निकट होते हैं। ठीक है, क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका मुख्य रचना पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका हुआ होना है 23.5 डिग्री, जिसमें कोण पर लंबवत झुकी हुई रहती है। राइट आंसर ए होगा। विटामिन B12 में उपस्थित वायु है, विटामिन B12 में उपस्थित वायु है सोडियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, लोहा। ठीक है, विटामिन B12 में क्या उपस्थित होता है? तो देखिए विटामिन B12 जो होता है वो कोबालमीन होता है, और उसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट धातु पाया जाता है, और इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति रहती है। तो विटामिन B12 में उपस्थित वायु कौन होता है? कोबाल्ट होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। CNG व बायोगैस के मुख्य घटक हैं। CNG व बायोगैस के मुख्य घटक कौन है? प्रोपेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन या इथेन। ठीक है, कौन सा इसका मुख्य घटक होता है? ठीक है, बायोगैस में देखिए क्या होता है, आपका जो बायोगैस होता है उसमें मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से मीथेन, जिसका संकेत CH4 है, मीथेन पाया जाता है। और यह देखिए 60% लगभग होता है, लगभग 60% होता है, और अल्प मात्रा में इसमें जलवाष्प पाई जाती है। ठीक है, तो CNG है या बायोगैस है, उसका मुख्य घटक आपको मीथेन है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? आपको बताना है कि इसमें कौन जो है पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। ठीक है,
अब देखिए आप यहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, कौन सा आपको बताना है। कोक है, बिटुमिन कोयला है, स्नेहक तेल है, या पैराफिन मोम है। तो इसमें पेट्रोलियम से कौन सा नहीं बनता है। ठीक है, तो देखिए ये पेट्रोलियम क्या है, ये कार्बन का जो यहाँ पर कोक है ना, कोक, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कोक। कोक क्या है, तो औद्योगिक निर्माण में बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो पेट्रोलियम का उत्पाद जो है आपको यहाँ पे बिटुमिन भी है आपका, ठीक है, और बिटुमिन भी है, कोक भी है, और पैराफिन मोम भी है। लेकिन स्नेहक तेल जो है यह पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो आपसे पूछा गया था कि पेट्रोलियम का उत्पाद इसमें से कौन नहीं है, तो स्नेहक तेल जो है नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। जैवमंडल रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। जैवमंडल रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। इसकी सीमा के अंदर अन्य कोई संरक्षित क्षेत्र नहीं है। इस संरक्षित क्षेत्र में केवल समाप्त होने वाली प्रजातियां रहती है। यह केवल पादप व जानवरों के संरक्षण के लिए है। यह क्षेत्र जैव विविधता व वहाँ की संस्कृति दोनों के संरक्षण के लिए है। तो जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र क्यों बनाया गया है आपको बताना था। ठीक है, तो देखिए जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र जो होता है, जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र जो होता है, ये यूनेस्को का प्रमुख कार्यक्रम है। ठीक है, जिसमें जीवमंडल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामित इकाई है। और इसमें यहाँ पर जो है आपको वहाँ के जीव जंतु और वहाँ के संस्कृति, उनके संरक्षण सभी के लिए बनाया गया है। यानी राइट आंसर इसका डी आएगा। ठीक है, अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, 4 दिशाओं में, 3 दिशाओं में, 2 दिशाओं में, 1 दिशा में। ठीक है, तो ये देखिए तो बहुत बारे प्रश्न आ गया। अभी यूपी में भी पूछा हुआ था, देख लीजिए आप, वहाँ भी पूछा, उत्तराखंड में पूछा, तो बहुत है। पारिस्थितिकी तंत्र आ रहा है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कहाँ होता है आपको बताना है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा केवल एक ही दिशा की ओर होता है। ठीक है, एक ही दिशा की ओर होता है। चलिए नेक्स्ट, ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से सत्य है। ओजोन जो आप देखते होंगे, ओजोन जैसे वायुमंडल के देखिए विभिन्न परतें एक पार्ट है, ये आपको पढ़ना है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं दिया है। तो आप इस ज्योग्राफी सेशन में जब अभी पढ़ाई चलेगा तो आप वहाँ देख लीजिएगा। ये जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इसके बीच में जो समताप और आयन के बीच में एक मंडल पाया जाता है जिसका नाम है ओजोन मंडल। ठीक है, ये ओजोन क्या करता है, तो पृथ्वी पर आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है, जिससे कि यहाँ पर वायुमंडल में तापमान कम होता है। ठीक है, तो यही ओजोन परत के बारे में पूछ रहा है कि क्या सही है। तो देखते हैं, यह जानवरों व पादपों के शोषण के लिए अनिवार्य है। तो यह जानवरों व पादप के शोषण के लिए अनिवार्य है। ठीक है, दूसरा है यह पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। वायु में इसका प्रतिशत लगभग 3% है। इसका उपयोग जल को रोगाणुरहित करने में होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सत्य है, चलिए डिटेल्स करते हैं। यह जानवरों और पादपों के शोषण के लिए अनिवार्य है। तो ओजोन का शोषण से कोई संबंध नहीं है, इसका गर्मी से संबंध है। ठीक है, यह पराबैंगनी किरणों के अवशोषण से रोकती है। यह बिल्कुल सही है कि ओजोन परत जो होता है पराबैंगनी किरणों को अंदर आने से रोकती है, जिसके कारण वायुमंडल में तापमान सामान्य बना हुआ रहता है। वायु में इसका प्रतिशत लगभग 3% है, ये भी सही है। इसका उपयोग जल को रोगाणुरहित करने में करते हैं, तो इसका उपयोग जल को रोगाणुरहित करने में नहीं करते, यानी 2 और 3 केवल आपका ऑप्शन सही है। तो ए आपको दिया है 1, 2, 3, ये गलत हो गया। बी दिया है 2 और 3, देखिए जो आपका आया था 2, 3, ये राइट आंसर हो गया। केवल 2, ये भी नहीं। केवल 1 और 4, ये भी नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो गया। चलिए अगला देखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक गर्माहट में तापमान क्षोभ मंडल का बढ़ता है, आयन मंडल का बढ़ता है, मध्य मंडल का बढ़ता है, समताप मंडल का बढ़ता है। ठीक है, तो आप देखते होंगे जब आप क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस में होती है, मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस में घटती है, तो क्षोभ मंडल में। ठीक है, किस में घटता है, क्षोभ मंडल में। तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं बढ़ती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है ग्लोबल वार्मिंग में तापमान, तो तापमान कहाँ बढ़ेगा, क्षोभ मंडल में ना बढ़ेगा, इसलिए क्षोभ मंडल इसका आंसर होगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, क्षोभ मंडल। चलिए नेक्स्ट देखिए, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तिब्बत में जो सांगपो नदी तिब्बत में जो नाम से जाना जाता है, वो भारत में किस नाम से जाना जाता है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु। ठीक है, देखिए सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है और इसकी लंबाई जो कुल है कितनी, 2880 किलोमीटर है। इसका इलाका कहाँ से गुजरता है, तो तिब्बत के पठार से होकर गुजरता है और तिब्बत में इसको सांगपो नदी कहते हैं।
लेकिन इसी नदी को यहाँ पर जो भारत में है, भारत में वो ब्रह्मपुत्र है आपका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का सही क्रम है। जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का सही समूह कौन सा है? हैजा, पेचिस, पोलियो, टाइफाइड। हैजा, पीलिया, टाइफाइड, एनीमिया। एनीमिया, स्कर्वी, वातस्फीति, टाइफाइड। हैजा, पीलिया, टाइफाइड, स्कर्वी। ठीक है, तो टाइफाइड देखिए ये तो गलत हो गया, जल प्रदूषण से नहीं है। स्कर्वी भी जल प्रदूषण से नहीं है। हैजा, पीलिया, टाइफाइड, एनीमिया ये भी जल प्रदूषण से नहीं है, लेकिन हैजा जल प्रदूषण से होता है, पेचिस जल प्रदूषण से होता है, टाइफाइड ये भी है, और पोलियो। ठीक है, तो ये सभी जो है आपके जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का एक सही क्रम आपको दिया गया है। ठीक है, तो हैजा, पेचिस, पोलियो, टाइफाइड जो है ये दूषित जल के ग्रहण से होने हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। तो हैजा भी जल प्रदूषण से है, पेचिस भी जल प्रदूषण से है, पोलियो भी और टाइफाइड भी। क्लियर, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाले खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिए। ठीक है, खाद्य श्रृंखला मतलब एक लाइन से होना चाहिए। पादप प्लवक, जल पिस्सू, छोटी मछली टूना, घास, टीडा, मेढक, सांप, पीच, पर्णकट, शैवाल, केकड़ा, छोटी मांसाहारी मछली, बड़ी मांसाहारी मछली, मृत कार्बनिक पदार्थ, कवक, जीवाणु। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो कौन किसको खाता है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, या शाकाहारी, मांसाहारी, जो हम लोग या प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, उसके अनुसार चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले घास है, प्राथमिक उपभोक्ता। घास को कौन खा जाता है? टीडा। ठीक है, और ये टीडा को कौन खा जाता है? मेढक। मेढक को कौन खा जाता है? सांप। सांप को कौन ले जाता है? बाज। ये एक सही क्रम में है, तो खाद्य श्रृंखला सही क्रम है 132 का बी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 133। चलिए 133 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक चरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक चरण नहीं है? ठीक है, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, अवक्षेपण या प्रकाश संश्लेषण। जल चक्र में कौन एक चरण नहीं है? तो वाष्पीकरण जल चक्र का ही एक भाग है, वाष्पोत्सर्जन जल चक्र का ही एक भाग है, अवक्षेपण जल चक्र का ही एक भाग है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण जो है ये जल चक्र का भाग नहीं है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है, तो राइट आंसर जो है इसका डी हो जाएगा। कौन जल चक्र का चरण नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण। अगला, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? सोयाबीन की, मूंगफली की, रत्नजोत की, सूरजमुखी की। ठीक है, देखिए ये जो बायोडीजल है आपको, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे सरकार के तरफ से जो बंजर मिट्टी या भूमि जो होते हैं उसके वहाँ पे जेंट्रोफा लगाया जाता है, जेंट्रोफा, या इसी का नाम है रतन जोत, इसी का नाम है रतन जोत। तो ये क्या होते हैं? तो बायोडीजल, इसके बीज जो निकलते हैं बायोडीजल में परिणत किए जाते हैं। इसलिए जेंट्रोफा या रतन जोत जो है ये बायोडीजल के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो जेंट्रोफा या रतन जोत आप कह लीजिए, ये राइट आंसर हो जाएगा। भूपर्पट्टी में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सिलिकॉन। ठीक है, तो भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला गैस है वो आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, कौन है? भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाने वाला गैस है वो आपका ऑक्सीजन है। लगभग 50% ऑक्सीजन पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको इसमें देखना है कि कौन कथन सही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। वन मृदा को अप्रदन से बचाते हैं, वन में पादप व जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, वन जलवायु में जल चक्र को प्रभावित नहीं करते हैं, मृदा वनों की वृद्धि व प्रजनन में सहायक होती है। चलिए एक एक करके वन का टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया है, आप यहाँ पर देखिएगा। कथन सही नहीं है, वन क्या करते हैं? तो वन मृदा को अप्रदन से बचाते हैं, ये तो कथन सही है। वन में पादप व जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये भी सही है कि वन में पादप हैं और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वन जलवायु में जल चक्र को प्रभावित नहीं करते, ये बिल्कुल गलत है। वन जो है जल चक्र या जलवायु में प्रभावित करते हैं। ठीक है, जलवायु को प्रभावित करता है वन। जहाँ ज़्यादा वन है वहाँ की जलवायु ठंडी है, जहाँ कम वन है वहाँ की जलवायु गर्म होती है। इसलिए वन जो है जलवायु वो जल चक्र को प्रभावित करते हैं, यदि नहीं करते हैं, तो ये कथन गलत है। मृदा वनों की वृद्धि
वह पुनर्जनन में सहायक होती है। मिट्टी जो है वनों के वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है, ये भी सही है। तो आपसे पूछा था कौन कथन सही नहीं है, तो ये सी नंबर जो है ये कथन सही नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय था जल प्रदूषण को हराना, ध्वनि प्रदूषण को हराना, वायु प्रदूषण को हराना, मृदा संरक्षण। कौन सा है? ठीक है, तो देखिए ये विश्व पर्यावरण दिवस जो आपको यहाँ 2019 का जो थीम था वो आपको था वायु प्रदूषण को हराना। क्या था? वायु प्रदूषण को हराना था। ठीक है, और 2018 में क्या था? तो 2018 में प्लास्टिक पोल्यूशन था। क्या था? प्लास्टिक पोल्यूशन था। तो राइट आंसर वायु प्रदूषण को हराना है। निम्नलिखित में से ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत का समूह है। निम्नलिखित में से ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत का समूह है। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला। कोयला, पवन ऊर्जा, बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, पारंपरिक जो सदियों से चला आ रहा है, परंपरा से हमारा ऊर्जा का स्रोत बना हुआ है, उसमें खनिज तेल है, कोयला है, ये पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत नहीं, ये गैर पारंपरिक आपसे पूछा था। ये ऊर्जा का पारंपरिक, कोयला पारंपरिक स्रोत है, बायोगैस पारंपरिक स्रोत है, इसलिए भी नहीं होगा। लेकिन सौर ऊर्जा, आजकल देखिएगा सोलर एनर्जी का प्रयोग किया जा रहा है। ये क्या है? ऊर्जा पर जो पारंपरिक स्रोत है उस पर निर्भरता हटाने के लिए अब गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है कि जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है कम हो जाएंगे, तो किस तरह हम उस ऊर्जा स्रोत के बिना चल सकेंगे। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत आएगा, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है सौर ऊर्जा का। सभी जगहों पर आप देखिएगा सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाने लगा है। पवन ऊर्जा, पवन चक्कियाँ चला करके यहाँ पर बिजली भी पैदा की जा रही, ये हो गया परमाणु ऊर्जा। यानी राइट आंसर इसका सी है। राइट आंसर इसका सी है, ये गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। क्लियर? चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 4 विविधता युक्त हॉट स्पॉट में से एक है? भारत के 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है। इसमें कौन? अरावली की पहाड़ियाँ, खासी की पहाड़ियाँ, हिमालय या विंध्याचल की पहाड़ियाँ। कौन सा है इसमें? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भारत के मुख्य रूप से 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इंडो बर्मा और सुंदरवन, ये 4 हैं। तो आपसे पूछा गया कौन ये हॉट स्पॉट में से एक है? अरावली की पहाड़ी है, खासी की पहाड़ी है, या आपका हिमालय है, या विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। क्लियर? राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? देखिए ये इसके पहले भी आपको मिला था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1982, 1974, 1972, 1981। कौन सा था? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972। ठीक है, 1972 को देश में वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने, अवैध शिकार, तस्करी से उसको रोकने के लिए यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पास किया गया, उद्देश्य से लागू किया गया है। ठीक है, जिससे कि जंगली जानवरों का अवैध शिकार कर व्यापार नहीं किया जा सके। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमिलित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही सुमिलित नहीं है। फिरन जम्मू कश्मीर, पानो भाजी पश्चिम बंगाल, राही दे हिमाचल प्रदेश, फुलकारी पंजाब। कपड़ों का प्रकार है और ये राज्य है, कहाँ पाया जाता है आपको बताना है। ठीक है, 141 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए फिरन जम्मू कश्मीर का है, पानो भाजो पश्चिम बंगाल का, तो पानो भाजी जो है पश्चिम बंगाल का नहीं है, राही दे हिमाचल प्रदेश, फुलकारी पंजाब। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो था आपका वो बी है। अगला है चंद्र ग्रहण होता है। अगला है चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच आती है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आती है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आती है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के सीधे रेखा में होती है। देखिए आपको हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का एक ट्रिक के माध्यम से भी आपको बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर चंद्र ग्रहण की बात है तो चंद्र ग्रहण देखिए। ठीक है, चंद्रमा किस आकार का होता है? पहला चीज़ देख लीजिएगा, चंद्रमा जो होता है किस आकार का होता है? तो वो देखिएगा अमावस्या पूर्णिमा, तो अमावस्या में अर्धचंद्र और पूर्णिमा में पूर्ण चंद्र। ठीक है, तो ये जो होता है ये आप दिमाग में रख लीजिएगा, ये किस आकार का है? तो आप याद रखिएगा चंद्र ग्रहण जो होता है, चंद्र ग्रहण में वो सेम बना लीजिएगा। ये क्या चाहिए? मान लीजिए सेम, जो घरों में सब्जी सेम उगती है ना, वो सेम है। तो सेम में आप क्या लिखें बताइए? सेम में हम लिखेंगे SEM, SEM। एस का मतलब देखिए सन है, ए का मतलब देखिए अर्थ है, और एम का मतलब देखिए मून है।
ठीक है, मून है। तो देखिए ये अर्थ, ये सूर्य, एस से सूर्य, ई से पृथ्वी और एम से मून यानी चंद्रमा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी किस में है, पृथ्वी बीच में है, तो किसके बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, या पृथ्वी जो है किसके बीच में है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में। अगर आ जाएगी तो क्या लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा, क्योंकि सेम पर आप बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है आपको ऑप्शन, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए कि चंद्र ग्रहण कब लगती है। तो देखिए यहाँ पे आपको है ना, फिर से एक बार देख लीजिए, सेम हमने लिखा था, सेम ACM, ई पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी किसके बीच में है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में। देखिए पहला ऑप्शन ही हो गया, पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, या पृथ्वी को कह सकते हैं कि चंद्रमा और सूर्य के बीच होती है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक ही होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर ये हो रहा है। तो इस तरह से आप सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को जरूर देख लीजिएगा, एक प्रश्न यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण प्रजातियों का जीवन छप जनसंख्या का रख रखाव पुनः प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद कौन है, आंतरिक संरक्षण, परिधीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, ठीक है, कौन सा है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर है स्वस्थानीय संरक्षण, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक अधिवास को संरक्षण रखने के लिए स्वस्थानीय संरक्षण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला है, कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध आमतौर पर दिखाई देते थे, लेकिन वर्तमान में गिद्ध कभी कभार ही नजर आते हैं, इसका कारण क्या है। नवीन प्रवासी जातियों द्वारा उनके आवास स्थल का विनाश किया जाना, पशुपालकों द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त औषधियाँ, गिद्धों के भोजन में आई कमी, गिद्धों में फैली महामारी, कौन सा होगा आपको बताना है, ठीक है। देखिए अभी क्या हो रहा है कि गिद्ध के प्रजाति कम होते जा रही हो गई है, लगभग लुप्त होने के कगार पर भी कभी देखा जा रहा है। तो इसका कारण क्या है कि देखिए होता क्या है कि जो भी जीव जंतु जैसे बीमार पड़े हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, इलाज करवाते हैं डॉक्टर से। तो डॉक्टर से इलाज के क्रम में इसमें डिक्लोफेनेक नामक दवाई दिया जाता है बीमार पशुओं के लिए, ठीक। अगर ये ठीक होगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसी बीच मृत्यु हो जाती है तो उनके शरीर में जो होता है डिक्लोफेनेक ये उपस्थित रहता है, ठीक है। अब उपस्थित रहने पर क्या होते हैं, तो पहले जीव जंतु कौन खाते हैं इसको, गिद्ध खाते हैं, कौवा खाते हैं। तो गिद्ध जब खाते हैं तो ये ज़्यादा करके खाते हैं, तो ये क्या करते हैं कि इनमें ये डिक्लोफेनेक की दवा चली जाती है, और इसके कारण जो है यहाँ पर गिद्धों की प्रजातियाँ जो है विलुप्त होती जा रही, गिद्ध का संख्या कम होते जा रही, गिद्ध मरते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से इसका आंसर आ जाएगा, पशुपालक द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त औषधियों के कारण ऐसा हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप जंगल के विनाश के लिए उत्तरदायी है, आपको बताना इसमें कौन सा ऐसा क्रियाकलाप है जो जंगल का विनाश कर रही है। खनिज की खुदाई, बांस से टोकरी बनाना, बांध का निर्माण करना, पत्तों के पत्तल बनाना, कृषि के लिए भूमि तैयार करना। केवल 1, 2, 4 और 5, 1, 3 और 5, 2, 4 और 1, कौन सा है, ठीक है। देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं, तो यहाँ पर जो आपको वनों का विनाश का कारण है, तो खनिजों की खुदाई से वनों का विनाश होगा, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। बांस से टोकरी बनाना, इससे जो है यहाँ पर वन का विनाश नहीं होगा। जो आपका था प्रश्न क्या था, वह देख लेते हैं। जंगल का विनाश इससे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहला खनिज की खुदाई होगा तब जंगल का विनाश होगा। एक बांस से टोकरी बनेगा, इससे जंगल का विनाश नहीं होगा, क्योंकि फिर वहाँ से बांस हुएंगे। बांध का निर्माण करना, मान लीजिए बांध पर पेड़ पौधे लगे हैं, अगर वहाँ बांध का निर्माण हो रहा है तो वहाँ से भी जंगल का विनाश होगा, तो ये 3 भी ऑप्शन होगा। पत्तों के पत्तल बनाना, मान लीजिए बहुत बड़ा पेड़ है, उसका पत्ता तोड़ कर पत्तल बना रहे थे, इससे जंगल का विनाश नहीं हो रहा है। कृषि के लिए भूमि तैयार करना, अगर मान लीजिए कि पहले से पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जंगल क्षेत्र है और उसको अब कृषि के लिए बना रहे तो वहाँ से जंगल का विनाश होगा। यानी 1, 3 और 5 ऐसे ऑप्शन है जिससे जंगल का विनाश होगा, यानी राइट आंसर इसका सी होगा। क्लियर, 1, 3 और 5। प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए संरक्षण में सहायक 3 R है, ठीक है। तो क्या है, क्या है आपका, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, ठीक है। यानी इसको कहें कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा आपका,
तो 146 का आंसर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए, भारत जल सप्ताह 2019 कब मनाया गया था? भारत जल सप्ताह 2019 कब मनाया गया था? 15 जनवरी से 21 जनवरी, 22 मार्च से 26 मार्च, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, 24 सितंबर से 28 सितंबर, कब मनाया गया था आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी होगा 24 सितंबर से 28 सितंबर। संगमरमर कैंसर की घटना का कारण है कज्जलकन, अम्लीय वर्षा, CFC, कोहरा। तो ये जो संगमरमर वाली घटना है, मतलब क्या होता है, देखिए जब अम्लीय वर्षा होती है तो जहाँ भी क्षेत्र अम्लीय वाला होगा तो उससे क्या होता है, जंगली जो जल में जलीय जीव जंतु है वो मर जाते हैं, पेड़ पौधे पीलापन पड़ जाते हैं, घास फूस सभी पीला पड़ जाते हैं, और जो भी यहाँ पर देखिए स्मारक बने हुए हैं संगमरमर ये सब, वो भी क्या होते हैं, पीला पड़ जाते हैं, उसमें चमक खत्म हो जाती है। तो उसी को देखिए संगमरमर कैंसर कहा गया है। तो वो अम्लीय वर्षा है, अम्लीय वर्षा जो है संगमरमर कैंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 राष्ट्रीय उद्यान और सूची 2 महत्वपूर्ण वन्यजीव। गिर राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है, रणथंभौर भारतीय शेर के लिए, काजीरंगा बाघ के लिए, बांदीपुर एक सींग वाला गैंडा, या कंचनरंगा कस्तूरी मृग किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आपको सुमेलन करना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है? गुजरात में है, और ये भारतीय शेर के लिए। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे काजीरंगा असम में है, और एक सींग वाला गैंडा के लिए। ये 2 को तो तुम याद रखिएगा, ये तो बार बार प्रश्न आया है, इसको पहले भी हम लोग किए हैं। तो 2 को मिल गया, यानी ए का होना चाहिए 2 और सी का होना चाहिए 4 जो फेमस है। तो 2 और 4 ये पहले ऑप्शन देखिए किस में है, 2 और 4। ठीक है, तो ए का 2 और डी का 4 देखिए केवल बी में आ रहा है। किस में आ रहा है? केवल बी में ये ऑप्शन आ रहा है, आपका आ रहा है ना, तो केवल बी में आ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है आपका बी ही होगा। ठीक है, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, या दक्षिणी क्षेत्र में? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है आपको स्थानांतरित खेती तो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में खास करके सबसे ज़्यादा की जाती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। देखिए आपको हम बता देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बैंक बनाना आप कभी भी नहीं भूलिएगा। कोई भी आप परीक्षा देते हैं, अगर आप ये क्वेश्चन बैंक बना के जाते हैं तो आपको यहाँ से किसी भी तरह से 10 नंबर आपको बढ़ जाएगा उस प्रैक्टिस से। तो आप यहाँ पर 150 रुपये में पूरा सिलेबस और साथ में क्वेश्चन बैंक दोनों आपको दिया जा रहा है, वीडियो भी दिया जा रहा है। तो केवल EVS का आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरे 1 to 5 का हम घर बैठे ही तैयारी करें, JCRT जैक के किताब से पूरा जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न है, तो आप 500 रुपये में ये 1 to 5 शिक्षक की तैयारी यहाँ से घर बैठे आराम से कर सकते हैं। सारे नोट्स PDF आपको व्हाट्सएप पर दे दिए जाएंगे, और उसके बाद उसका वीडियो और क्लास करने की पूरी सुविधा आपको व्हाट्सएप के जरिए दिया जा रहा है। तो आप यहाँ से जुड़ करके तैयारी कर लीजिएगा। धन्यवाद।